सब लोग ध्यान रखेंगे। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, अब मैं क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब जो यहाँ पे पोर्शन आएगा वो सब हम इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहेंगे। तो अगर मैं एसएचएम बोलता हूँ तो मैंने बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यस सर, फॉर और मीन फिर वही एक्सेलरेशन के बराबर भी आया था, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो। यस तो सर। जो फोर्स के लिए होता है वही फिर एक्सेलरेशन हो जाता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। तो यहाँ पे याद करो, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, यस सर। ठीक है। यस सर। और ये पेंडुलम के लिए क्या आया था टाइम पीरियड? पेंडुलम के लिए क्या टाइम पीरियड आया था? 2 पाई रूट L/G। राइट, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, ठीक है। आई डोंट नो, मेरे एक्चुअली बहुत हेडेक हो रहा है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। L की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, बाकी सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो किसी को कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है 1 पैरेलैक्टिक सेकंड क्या होता है? 1 पैरेलैक्टिक सेकंड, एनीबडी? बोलो भाई, 1 पैरेलैक्टिक सेकंड क्या होता है? वन पैरालैक्टिक। किसी को भी नहीं पता है? किसी ने 1 पैरेलैक्टिक सेकंड की जगह पे 1 पारसेक का नाम सुना है? पार सेक, पैरेलैक्टिक सेकंड 1 पारसेक है। 26 लाइट ईयर्स होता है सर। वेरी गुड। तो इसी को हम मीटर में जब बोलते हैं तो कितना बोलते हैं? कैन वी से इट इज अ 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। यस सर। इतना मीटर होता है, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। तो 1 पारसेक का मतलब होता है 1 पैरेलैक्टिक सेकंड। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम नहीं है ये। तो कितना डिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू याद रखनी है, 3.084 इंटू 10⁻16। तो ये फर्स्ट चैप्टर में था, सब लोग ध्यान रखेंगे, ओके। यस सर। यस सर। ओके, तो 1 पारसेक सब लोगों को बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, मान लो अगर मैं एक, मेरे पास एक बुलेट है, ठीक है। और वो मैंने राइफल से एक बुलेट को फायर कर दिया है। तो अगर मैं फायर कर रहा हूँ तो ऐसा बोला जाता है कि इट इज मोर डेंजरस देन द एयर मॉलिक्यूल हिटिंग अ पर्सन थ्रू। लाइक अगर मैं दोनों को सेम सेम, मान लो एक मैंने बुलेट को मारा है, एक मैंने राइफल को मारा है, तो जरा बताना एक बार, सबसे तेज कौन लगना चाहिए? ऑफ राइफल कोर्स वाली होती है। राइफल तेज लगना चाहिए। सर नहीं नहीं सर, उससे लगेगा, क्या कहते हैं जो पिस्टल। मतलब मान लो एक साइड मैंने बुलेट मारी है और एक साइड मैंने राइफल मारी है उतनी ही स्पीड से फेंक के, तो अच्छा, कौन सी राइफल कौन मार। सी कौन सी तेज चीज चलेगी? सर बुलेट चलेगी, बुलेट। बुलेट। बुलेट क्यों चलेगी? सर मुझे राइफल तो बल्कि बड़ी है और सर उतनी नहीं। स्पीड से मारी है, तो फिर सर ऐसा क्यों? सर बुलेट मारी है सर आपने, तो वो सर उसका वो छोटा भी तो है उसका। क्या छोटा है? एरिया। हाँ। तो उससे क्या होगा? सर सर ज्यादा। जो थ्रस्ट बनेगा, मतलब सर प्रेशर बनेगा तो एक पॉइंट पे वो प्रेशर ज्यादा ज्यादा बनेगा। होगा तो वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, नहीं कर सकती है? हाँ यस सर। ये। तो वो तुम्हारी बॉडी को चीर सकती है, एकदम कट लग जाएगा ना, एकदम पूरा अंदर चले जाएगी, कुछ लोगों की तो आर पार भी जा सकती है, यस सर। जब अगर वो हड्डी से नहीं टकराई तो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसी चीज, तभी तो लोग इन सब मर जाते हैं। तो बुलेट का आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, और ऐसा भी बोला जाता है कि जो बुलेट का मोमेंटम होता है वो बल्कि में 10⁻25 टाइम्स ज्यादा होता है। तो बुलेट तो ऑफ कोर्स बुलेट ज्यादा खतरनाक होगी, राइफल इतनी खतरनाक नहीं होगी, ठीक है। ओके। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि कंक्रीट फ्लोर जो होती है वो सेक्शन में बनाई जाती है पूरी। जैसे तुमने अपने घर में देखा होगा, तो तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी जो सिल्लियां बोलते हैं, वो कंक्रीट की वो ऐसे ऐसे लगाई जाती हैं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे पूरा एक जैसा नहीं बनाया जाता, पूरा डिट्टो एकदम एक साथ बना दिया जाए। ऐसे तो अलग अलग सिल्लीज में क्यों कराया जाता है, अलग अलग सर कंक्रीट ये फ्लोर आप उससे सेक्शंस। पूछ रहे हो ना, मतलब अगर सॉलिड्स का है तो सर इसका आंसर है सर वो हमारा सर मॉड्यूलस वाला सर, इलास्टिसिटी की वजह से, वरना टूट जाएगी सर अगर ज्यादा फोर्स पड़ गया। जैसे सर हमारे आपने बताया था सर, मेट्रो के जो पुल बनते हैं सर, वो भी इसी बेसिस पे बनते हैं सर, इलास्टिसिटी के को ध्यान में रखते ओके। और कोई बताना चाहेगा कि हम जितनी भी चीजें बनाते हैं वो कंटिन्यूस क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे सेक्शंस में क्यों बनाते हैं अलग अलग? जैसे तुमने अपने घर में देखा है ना, तो घर में तुम्हारी जो टाइल है वो एक पूरी एक बड़ी सी टाइल है, या फिर ऐसे अलग अलग टाइल लगी हुई है?
अलग अलग लगी। मुझे एक बात बताओ, अगर एक टाइल डैमेज हो गई तो ये पूरी, जैसे एक टाइल डैमेज हो गई तो सिर्फ एक ही टाइल डैमेज होगी या ये लाइन से पूरे पूरे को डैमेज कर देगी? सर एक ही होगी ना सर। इसके बीच में एक लाइन होती है, ऐसी देखी किसी ने? ऐसी हाँ ऐसी लाइनें ठीक होती हैं। है। यस सर। एक वो शीशे जैसा बनाया जाता था पहले तो, हाँ इस हाँ। तरीके से। तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर एक डैमेज हो तो दूसरी डैमेज ना हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर बीच में स्पेस होगा, अगर किसी में भी ज्यादा कुछ दिक्कत आ गई तो वो सिर्फ एक तक सीमित रहेगा, पूरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो इसलिए कंक्रीट की जो फ्लोर होती है वो भी सेक्शन में डिवाइड की जाती है, क्योंकि सर्दी गर्मी में एक्सपेंशन, कहीं पे धूप ज्यादा पड़ती है कहीं पे कम पड़ती है, तो अगर इसे कंटिन्यूअसली बनाया तो वो दरार आगे तक फैल सकती है। लेकिन अगर इसको सेक्शन में बनाओगे तो वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहेगा। आगे जाके वो तो एक पोर्शन खराब होना अच्छा है इतने में, एज कम्पेयर टू पूरे सेक्शन में। ठीक है? यस जैसे सर। तुम लोगों को जब पैसे होते हैं, जब तुम्हारी मम्मी कहती है लो पैसे रख लो, मान लो तुमको 20,000 रुपए दे दिए, तो तुम 20,000 एक ही पॉकेट में रखते हो या अलग अलग पॉकेट में रख लेते हैं कुछ लोग? कि अगर एक चोरी हो तो दूसरी साइड से बच जाए। अलग अलग रखते हैं ना कुछ लोग, यस एक सर। अपनी जेब में एक बैग में। इसीलिए गॉट इट। हम्म। यंग मॉडुलस क्या होता है वैसे कार्तिकेय? यंग मॉडुलस? सर डेल्टा वी बाई वी सर। व्हाट? यंग मॉडुलस? सर एक से सर एक से। नहीं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, और हाँ स्ट्रेस सर अपॉन सॉरी में, सर, हाँ सर वो मैंने गलत बोल दिया और सर। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, जो ये स्ट्रेस होता है ये तो F/A ही होता है। लेकिन जो यहाँ का स्ट्रेन होता है वो लेंथ वाला होता है, वॉल्यूम वाला तो बल्क होता है, बल्क मॉडुलस। स्ट्रेन जो यंग के लिए लगाया जाता है वो लेंथ के लिए लगाया जाता है, लीनियर वाइज। डेल्टा एल अपॉन में एल, याद आया? तो हाँ यंग सर अब याद मॉडुलस है। क्या बन जाता है? एफ इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल इंटू में ए। तो अगर तुम्हें रेडियस दी गई है, लेंथ दी गई है, फोर्स दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है, इतना चेंज हुआ है, इतना फोर्स लगाने से, तो क्या निकाल लोगे यंग मॉडुलस? हाँ सर। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आया, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी फाइंड द यंग मॉडुलस। तो फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी हाउ कैन यू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस? फॉर अ सर परफेक्टली परफेक्टली रिजिड, रिजिड बॉडी का सर यंग मॉडुलस 0 होता है सर। आर यू श्योर? चेक कर लो, क्या पता तुम कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। सर एक से। क्या पता ब्लंडर वाली मिस्टेक कर रहे हो एक। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिजिड बॉडी है तो क्या उसके अंदर जरा सा भी डेल्टा एल चेंज होगा? वो फिक्स्ड है। मान लो एक आदमी अपने घर की दीवार को चेंज करना चाह रहा है, तो क्या वो चेंज कर लेगा? नहीं। तो वो रिजिड बॉडी है तो डेल्टा एल उसके लिए कितना हो जाएगा? 0। यस सर। हाँ तो सर तो इन्फिनिट आ जाएगा, हाँ, मतलब नॉट तो डिफाइंड, नीचे समथिंग 0। समथिंग अपॉन में 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। हाँ, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यस और नो? तो यस यंग मॉडुलस उसके लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। सर तो गॉट इट? मतलब ये रीजन, हम अगर हमसे कोई पूछे कि हमने अगर सॉलिड पे आवाज मारते हैं सर, तो वैसे तो पता जाता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, तो सब जो हमें साउंड है वो एकदम एकदम सुनाई दे जाती है, वो इसी वजह से होती होगी ना सर, परफेक्टली रिजिड बॉडी। क्योंकि जब जो ट्रैवल टाइम हो गया सर वो इन्फिनिटी हो गया, ट्रेवल टाइम? मतलब सर साउंड का ट्रैवल टाइम। सर परफेक्टली रिजिड बॉडी है। नहीं सर, उसमें तो मॉलिक्यूल पास पास होता है तो साउंड ज्यादा, वेव ज्यादा जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए होते हैं सर। तो भाई वो तो वाइब्रेशन से होती है, पार्टिकल वाइब्रेट कर करके ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ सर, और सर अगर हमारी सर बॉडी परफेक्टली रिजिड है तो सर कोई इलास्टिसिटी आ ही नहीं रही, तो मतलब सर इसमें रिलेशन ऐसे बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते, ठीक है कोई सर। रिलेशन नहीं बनेगा इसका। वाइब्रेशन अपना अलग है, और ये जो हम टॉपिक पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कितना यंग मॉडुलस आएगा, वो अलग है। जैसे कई कई पुल बनाए जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आजकल यंग मॉडुलस बनाया जाता है, वो हिलते हैं पुल, तो वो परफेक्टली रिजिड नहीं होते हैं। परफेक्टली रिजिड में डराने के चांस होते हैं, इनमें इनमें डराने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इनको बनाया ही जाता है फ्लेक्सिबल थोड़ा। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तुम सिविल इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है। ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास ए है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। ये मेरे पास वेलोसिटी ऐसे जा रहा है और ये टाइम मेरे पास ऐसे जा रहा है। तो जरा बताना इनमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर एक बार और बोलना। बी की। भैया, ए यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है, इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूंगा तो देखो ए पहले यहाँ पर था वेलोसिटी पे, और उतने ही टाइम में ये सिर्फ यहाँ तक पहुंचा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आया। लेकिन बी की बात करें तो बी पहले यहाँ था और वो इतना पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी में इतना बड़ा चेंज आया। तो कौन तेज चल रहा होगा फिर, ए या बी? बी। बी। तो बी में ज्यादा स्लोप है इसीलिए, और इसका स्लोप बहुत ही कम आ रहा है ऐसे, इसीलिए। ठीक है, तो रीजन अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, किसका स्लोप ज्यादा है? बी का। बी का स्लोप ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस।
किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर? नो सर। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था तुम लोगों की, जो जो मेरे पास फोर्स होता है और मोमेंटम होता है, फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? एनीबॉडी? सर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आता है, मतलब कैन वी से दैट dp by dt? यस सर। क्योंकि तुमने क्या पढ़ रखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैंने बहुत बार बोला है जब भी ऐसा चेंज होता है तो उसी को हम dp लिख देते हैं फिर, और ये नीचे dt है तो dp by dt तो हुआ। याद करो न्यूटन्स लॉ जब चैप्टर पढ़ाया था तो dp by dt लिखा था हमने, ये यस और नो। तो ये इसी को, इसको फिर मैंने ऐसे भी लिखा था डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, ऐसे भी तो लिखा था। याद करो जरा, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं यस आ सर। रहा है? तो अब जरा बताना, अगर मैं मोमेंटम को बढ़ाऊंगा, मोमेंटम के चेंज को बढ़ाऊंगा तो फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा? सर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर एक लड़के ने हल्की सी बॉल करवाई लेकिन तुमने एकदम छक्का मार दिया, तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया कम चेंज आया, बॉल छक्का मारने से पहले छक्का मारने के बाद? सर काफी चेंज आएगा। मारने के काफी बाद चेंज आया, तो तुमने ज्यादा फोर्स दिया होगा कम दिया होगा? सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सिंपल सी बात है, तभी तो लोग खुश होते हैं कि जोर से मार तभी तो छक्का जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला, तो ये कौन से लॉ से आया है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सर सेकंड। अच्छा, संकल्प, ये आइसोथर्मल प्रोसेस और ये एडियाबैटिक प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या होता है? सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक में हीट वो रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो डेल्टा क्यू किसके लिए जीरो आएगा, हीट चेंज? सर एडियाबैटिक। और डेल्टा टी? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, याद करो, पी और वी के टर्म्स में। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड, शाबाश। और एडियाबैटिक के लिए? PV गामा इज इक्वल टू वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ओके, अच्छा, तो आइसोथर्मल के लिए जो मेरे पास मैंने बताया था सिस्टम जो होता है वो गुड थर्मल कंडक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो गुड थर्मल कंडक्टर होना चाहिए क्योंकि इसमें इसमें तो हीट ट्रांसफर हो सकती है ना। तो आइसोथर्मल में तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो हीट को अलाउ किया जा सकता है। और इसका प्रोसेस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम अलाउ कर सकें हीट को ताकि वो एक्सचेंज हो जाए। तो इसका प्रोसेस काफी स्लो रखते हैं क्योंकि तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में हीट का अलाउ करना जायज है। आओ आओ आओ, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो स्लोली स्लोली यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि हीट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो अंदर आ पाए और हीट चेंज कर पाए। गॉट इट? So in यस the सर। adiabatic process, the process should be like this thermal process. It should be fast or it should be slow? It should be fast, ताकि हीट चेंज हो ही ना पाए। एक प्रोसेस तुमने इतना जल्दी कर दिया कि उसको टाइम ही नहीं मिला चेंज होने का, लेकिन वहां पे स्लोली स्लोली करोगे तो चेंज हो जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। श्योर? अच्छा, जरा बताना, एक बार मैंने ग्राफ बनाया था कि फ्रिक्शन मेरे पास 3 टाइप के होते हैं। तो कार्तिकेय, फ्रिक्शन 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? सर एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और सर रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन तो एक अलग टाइप का वैसा हाँ वाला सर, टाइप है। सर काइनेटिक, स्टैटिक, और सर डायनामिक। एक मैक्सिमम होता है ना स्टैटिक का। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो स्टैटिक वाला तो जैसे जैसे तुम फोर्स लगाओगे वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, याद आया? हाँ सर करता मैं रहेगा। अपने आप को लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ, सर। फिर एकदम गाड़ी जैसे चलने वाली होती है तो मैक्सिमम लगता है, और फिर जब गाड़ी चलने लग जाती है तो तुम्हें ज्यादा फ्रिक्शन देना पड़ता है कम? कम सर, कम। तो मुझे ये लगता है इस, कम है। हाँ, तो इसलिए ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है विच इज द मैक्सिमम वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक अपने आप को एडजस्ट करता है, जितना तुम फोर्स दोगे उतना ही स्टैटिक लगेगा, इसलिए गाड़ी चलती नहीं है। तुम मान लो गाड़ी को 60 चाहिए फोर्स, अगर तुमने 20 लगा रहे हो तो गाड़ी रुकी हुई है तो वो 20 ही इस टाइम फ्रिक्शन लगाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास, ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेगा वो, जितने तुम डिजर्व करते हो उतने ही से वो तुम्हें रोकता रहेगा। तुमने 40 लगाया तो वो भी 40 लगाएगा, तुमने 50 लगाया तो वही 50, लेकिन जैसे तुम 70 लगाओगे फिर तो वो 60 ज्यादा लगा ही नहीं सकता, तो गाड़ी चलने लग जाएगी। ओके, सो कैन वी से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन? यस सर। यस। ये तुमको एडजस्ट करता रहता है या ये कांस्टेंट लगता है? इस स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं सर। नहीं। एडजस्ट करेगा सर। हाँ, लेकिन इस काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। यस सर। ओके, तो ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है।
अच्छा, ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन बेसिकली किस चीज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर मास ऑफ द बॉडी। नॉर्मल, ये नॉर्मल कौन बोला? मैंने आस्था। वेरी गुड, शाबाश। तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने क्या लगाया था? म्यू लगाया था, म्यू आर। अरे नॉर्मल को कुछ लोग आर भी बोलते हैं ना, यस एन और आर, या तो म्यू एन बोलो या म्यू आर बोलो, बात तो एक ही है। स्नेहा तुम्हें समझ में आ रही है सब मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, आ रहा है। तो म्यू बोलो, ये एन बोलो या आर बोलो, राइट? अच्छा स्नेहा जरा एक बात बताना, मान लो एक आदमी ने अपने हाथ पर एक घड़ी पहन रखी है, ठीक है? तो अब जब वो और वो उसने घड़ी पहन रखी है, तो वो एक टावर से नीचे गिर गया। तो जब वो एक टावर से नीचे गिर गया, तो जरा बताओ उसकी घड़ी जो होगी वो सही टाइम बताएगी या गलत टाइम बताएगी फ्री फॉल पर? बताओ। क्या वो जब घड़ी को देखेगा, जब वो नीचे गिर रहा है, तो घड़ी उसको सही टाइम बताएगी या गलत टाइम बताएगी? सर गलत। गलत बताएगी। क्यों गलत क्यों बताएगी? हम्म क्योंकि घड़ी के अंदर स्प्रिंग पे काम करता है वो, कोई पेंडुलम थोड़ी है घड़ी के अंदर। तो घड़ी का जो फॉर्मूला होता है √2π√m/k होता है ना। तो ये m/k है, तो क्या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है? नहीं घड़ी जो होती है तुम हाथ में जो पहनते हो वो स्प्रिंग के बेसिस पे चलती है। तो यहाँ पे तो कोई जी ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास? तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, घड़ी जैसी थी वैसी तो बताएगी। तुम जब लिफ्ट में होते हो तुम्हारी घड़ी रुक जाती है? नहीं सर लिफ्ट अगर तेज चलती है, झूले में झूल रहे हो, तो घड़ी रुक जाएगी तुम्हारी? नहीं ये सर तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। हाँ, अगर तुम पेंडुलम लेकर आए हो, अगर तुम पेंडुलम लेके कूद गए हो, तो पेंडुलम में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? √2π/L/g हो जाएगा। यस सर और यहाँ पे जी जीरो हो गया, और समथिंग अपॉन जीरो कितना हो जाएगा? सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इसका मतलब वो कभी वापस आएगा ही नहीं। तुम कूद गए तो वहीं पे वहीं रहेगा, वापस आएगा ही नहीं। वापस नहीं आएगा तो टाइम तो इनफाइनाइट ही आएगा, पता नहीं कब आए। गॉट इट? यस सर तो पेंडुलम को लेके गिरोगे तो पेंडुलम अपने चक्कर को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उसे लेके कूदे हो। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? आगे सर आगे अच्छा, मान लो ये एक बार स्नेहा को पता नहीं क्या हुआ। तो स्नेहा ने क्या करा कि वो ना एक्चुअली मून पे चली गई, कह रही ये अर्थ बहुत ही बुरी चीज है। मेरे को लगता है कि मैं मून से बिलोंग करती हूँ, तो वो मून पे चली गई। तो मून पे जब वो चली जाएगी, तो उसका सिंपल पेंडुलम का टाइम कैसे अफेक्ट होगा? सर रूट मतलब 6 टाइम्स अफेक्ट होगा सर। 6 टाइम हिट हो जाएगा? मतलब अफेक्ट होगा सर। अच्छा, कैसे? सर अभी बता देता हूँ सर। क्योंकि तुम लोगों को पता है क्या, कि जो मेरे पास मून होता है, तो मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ की ग्रेविटी से कितने टाइम्स होता है? सर रूट 6 टाइम्स बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। हाँ, तो मून की जो ग्रेविटी है वो हमारी ग्रेविटी से ज्यादा या कम है? सर कम है। 1/6 कम है ना। ये हमारे अर्थ की ग्रेविटी है और ये मून की 1/6 होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? T = 2π√L/g हो जाएगा। यस सर यस तो अब सर। जरा बताना, अब मून के लिए लगा रहे हैं, तो मून का मतलब क्या हो जाएगा? G/6 हो जाएगा। ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा, तो कितने टाइम बढ़ गया फिर? √6 टाइम। तो ये √6 टाइम बढ़ जाएगा ना टाइम। तो टाइम √6 बाय बढ़ जाएगा, तो टाइम अब तो इसका मतलब टाइम थोड़ा सा डिले हो सकता है √6 टाइम्स। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर अच्छा जरा एक बात बताओ, जब मैंने ऑसिलेशन वेव पढ़ाया था, तो y तो मेरा a आया था। अच्छा, वेलोसिटी मेरा क्या आया था? -a ओमेगा, याद आया? और एक्सेलरेशन मेरा क्या आया था, कोई बता सकता है यहाँ पे? सर a⍵²। वेरी गुड, a⍵²। ठीक है। तो और लास्ट में तो यहाँ पे साइन कॉस के फंक्शन थे ना, याद आ रहा है? हाँ साइन सर। ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो वो तो जो तुमने लिया होगा उसका भी डिफरेंशियल करके निकाल लोगे। एक बार एक क्वेश्चन आया, कैन यू टेल मी रीस्टोरिंग फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाइक रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है ना, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसके फॉर्मूले में F = -kx आता है, तो x डिस्प्लेसमेंट, जितना x बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन था कि रीस्टोरिंग फोर्स एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट पे करता है।
तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो अच्छा जरा एक बात बताओ, ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन में हमने कंडीशन पढ़ रखी है क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? यस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अगर वही वाली बात आ गई ना जैसे मैंने समझाई थी कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, याद आया एसएचएम की इक्वेशन? हाँ तो अब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वाई हो जाएगा। तो यस मैंने ये बात बताई थी कि F का मतलब क्या होता है एम में एम ए के वाई, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, के बाय एम हो जाएगा। के बाय एम पूरा ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो आता है। तो बताओ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, आया है या नहीं आया? आ गया सर। तो भाई यही यही तो एसएसएम की कंडीशन भी है, तो बस यही दिखाना था यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस सर। तुम्हें समझ में आ रहा है प्यारी बच्ची? स्नेहा, ये कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, ओके ओके ओके। आस्था, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। कोई है यहाँ पे जो बता सके? कोई है क्लास के अंदर जो बता सके स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस? सर किसी हाँ हाँ सर, सर ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो है ना सर? हम्म। तो सर ये तो वो है सर, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वेरी गुड, शाबाश, मास 1 यूनिट बिल्कुल बाय सही, 1 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस तो बाय द 1 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो इसका फॉर्मूला यस सर। मैंने बताया था कि जो मेरे पास डेल्टा क्यू होता है, याद आया किसी को, एम एस डेल्टा टी, कुछ टीचर इसको एम सी डेल्टा टी भी लेते हैं केमिस्ट्री में। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया या नहीं लिखवाया? गवार बच्चों, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया है कि एक रूम का टेम्परेचर 26 है, तुम्हें 27 करना है तो तुम्हें उसे गर्म देना पड़ेगा। तो तुमने कितनी हीट दी है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए? इसी को तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और ये कितने टाइप का होता है? एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अगर 1 ग्राम की जगह पे 1 मोल बोलोगे तो ये मोलर हीट कैपेसिटी बन जाता है। क्या तुमने ये सब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। मैंने ये चीज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है? सर पढ़ाइए। तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कार्तिकेय के अलावा किसी को नहीं पता है या बोलना नहीं चाह रहे हैं? पॉइसलेस फॉर्मूला करवाया था मैंने फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। सर 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आरवी? सर यही तो था। सर वो तो स्टोक्स लॉ होता है। नहीं नहीं, यही तो पॉइसलेस ही तो होता है। स्टोक्स लॉ थोड़ी होता है, स्टोक्स लॉ तो 6 पाई न्यू आरवी होता है। अच्छा अच्छा। सर सही स्टोक्स तो लॉ तो है। 6 पाई न्यू आरवी आया था ना। सर 6 पाई ईटा आर वी तो होगा पॉइजन का। भाई पॉइसलेस का फॉर्मूला तो पाई पी आर फोर अपॉन में 8 न्यू एल था ना, जितना मुझे याद आ रहा है। क्योंकि उसमें क्वांटिटी निकालते हैं ना, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो करता है। यस तो इसका आंसर ऐसे करके आया था ना कुछ, पाई पी आर फोर अपॉन में, पाई पी आर फोर अपॉन में 8 न्यू एल, कुछ कुछ ऐसा था, मुझे याद आ रहा है। ये फिर आ गया याद आ गया। ठीक है, पाई पी आर 4 8 न्यू है। जो मेरे पास पॉइजनस था, पॉइजनस टोल्ड दैट वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड विच इज थ्रोइंग थ्रू एनी पाइप। तो सर Q इज इक्वल टू V बाई टी होता है। V बाई टी का मतलब 8 पी 4 अपॉन में 8 न्यू, पाई पी 4 अपॉन में 8 न्यू एल। ये नीटा का मतलब क्या है, ये N का मतलब? सर ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ओके। सर तो और ये मैंने P को क्या माना था, कोई बता सकता है P को? सर प्रेशर। एक्चुअली में ये P और ये अपॉन में L है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के लिए लिया था मैंने, याद आया? हाँ हाँ ये P बाई एल, तो ये P बाई एल वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट था कि कितने लेंथ पे कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। और यस ये हमने कैसे ड्राइव किया था, ये हमने उससे ड्राइव होमोजीनियस प्रिंसिपलिटी से। हाँ तो इन जितनी भी चीजें हैं उन सब में ABC लगाओ और डायमेंशन के जरिए सब फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
यस अच्छा कार्तिक, ये विस्कोसिटी और ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन लगता है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? सर वैसे तो सर काम तो एक जैसी है, लेकिन सर अलग अलग है। कैसे अलग, सर कैसे? मतलब सर जो विस्कोसिटी होती है वो फ्लूइड्स में लगता है बिटवीन द लेयर्स, जब वो सर मूव कर रही होती है। और सर जो हमारा जो फ्रिक्शन होता है सर, वो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, जो मतलब सॉलिड्स है सर, जैसे हमारे और रोड के बीच में। इनमें से कौन सा वाला रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? रिलेटिव वेलोसिटी सर मतलब, विस्कोसिटी। ओके। इनमें से कौन सा वाला नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता? सर विस्कोसिटी। ओके। अच्छा, इनमें से कौन सा वाला एरिया पे डिपेंड करता है? सर एरिया पे। एरिया पे, जितना सर एरिया दोनों ऑफ ही नहीं कॉन्टेंट। करते। नहीं, विस्कस तो करता है भाई। विस्कस की लेयर अगर एरिया कम होगा तो कम हाँ सर लगता है, बड़ा लेयर्स आ एरिया। जाती है ना सर। लेयर्स का जितना एरिया होगा, मैंने एरिया लिखवाया तो था ऐसे, एरिया ए है, तो भाई जितना एरिया होगा उतना तो हो ही जाएगा मेरे पास। हाँ सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन। तो वहां पे तो एरिया का कोई रोल ही नहीं है। तुम चाहे छोटे टायर लेके चलो, बड़े टायर लेके चलो, फ्रिक्शन तो उतना ही लगता है। यस सर। हाँ सर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। सर एक बार वाला क्वेश्चन करवा देना ना। अच्छा अच्छा, तुम्हारे वाला, ओके। अच्छा, जब तक मैं एक साहिल का क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन सारे बच्चे जरा एक क्वेश्चन लिखें। चलो मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें ना एक ग्लिसरीन दे रखा है जो कि एक ट्यूब के अंदर चल रही है, और उस ट्यूब की जो लेंथ दे रखी है ना वो 1.5 मीटर है। ट्यूब की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर दे रखी है। रेडियस तुम्हें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट? रेडियस उस ट्यूब का। तो अब जो अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन आ रहा है जो कि कलेक्ट हो रहा है पर सेकेंड, तो जो ग्लिसरीन कलेक्ट हो रहा है इस पाइप के थ्रू वो कितना है मेरे पास? 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना केजी। वैसे तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻³ है। तो इतना वो डेवलप हो रहा है। तो तुम लोगों को क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है। सर रेडियस प्रेशर, क्या सर आपने? रेडियस मैंने 1 सेंटीमीटर दी है, अच्छा अच्छा। और ये लेंथ है उसकी 1.5 मीटर। ट्यूब की ना? हाँ, ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है, ग्लिसरीन की 1.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और विस्कोसिटी भी दे रखी है आपको 0.83 पैस्कल्स सेकेंड। तो अब आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो जरा एक बार ट्राई करना सारे बच्चे। सर ये हाँ, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी जो हमने वैल्यू पुट करी है, तो क्वांटिटी वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। वॉल्यूम का मतलब मास अपॉन टाइम, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें मास अपॉन टाइम दे रखा था क्वांटिटी के नाम पे। तो इसका मतलब हमें डेंसिटी से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो रियल क्वांटिटी बनेगी। तो फिर इसलिए हमने डेंसिटी से डिवाइड किया हुआ है, बाकी वैल्यू निकल जाएगी, राइट? ये सब यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास यस पी सर। का। तो बस ये पी निकल जाएगा। यस, आई वाज आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय द टॉर्क? सर टॉर्क एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है सर। एंड हाउ ऑन हाउ मेनी फैक्टर इट डिपेंड्स? सर सर 2 फैक्टर सर। हमेशा ध्यान रखना, द टर्निंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज कॉल्ड टॉर्क। जब भी हम दरवाजा बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, तो वो जो रोटेशन इफेक्ट आता है, द टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, इट इज कॉल्ड टॉर्क। Okay, and it depends upon the two factor. First one is the magnitude of force, and second one is the distance, the perpendicular distance from the axis of rotation. तुम गेट खोलते हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, नहीं होता है, होता है हर सर। एक पॉइंट पे? तो इसका मतलब, तो ये मेरे पास है टॉर्क। और टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं? ये डॉट को प्रोडक्ट फॉलो करता है या फिर क्रॉस को? सर डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस। क्रॉस को करता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है, ध्यान रखना। ये क्रॉस को फॉलो करता है, डॉट को नहीं, ठीक है? तो यस। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा बोलना है, ना कि कॉस थीटा बोलना है। एनी डाउट इन दिस एवरीबडी? नो सर। अच्छा, अब ये तो तुमने, मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन 9th क्लास में प्रैक्टिस किए थे, और कभी कभी यहाँ पे भी आते हैं स्ट्रेट लाइन से। मैंने एक बॉल को ऊपर उछाला, तो जब मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो उसे मैंने वेलोसिटी दी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और मैं खुद भी एक टावर पे ही खड़ा हूँ। तो मैं खुद भी एक टावर पे खड़ा हूँ और मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो वो फाइनली नीचे आती है, ठीक है?
और अर्थ पे गिरती भी है 6 सेकंड के अंदर अंदर, तो वो ऊपर जाती है और वो नीचे गिरती भी है 6 सेकंड के अंदर अंदर. Now you have to find out the determine the height of the tower. Height of the tower you have to find out. So if a ball is thrown vertically upward with the speed of this from the top of the tower, from the top of the tower, okay, from the top of the tower, from the top of the tower, then it reaches to the earth 6 सेकंड. इसका मतलब वो जमीन से टच कर गई है 6 सेकंड में. जरा निकालिए उसकी हाइट कितनी रही होगी. A ball is thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, from the top of a tower, remember. Then it turns to the earth in 6 seconds. Determine the height of the tower. सब लोग निकाल रहे हैं. भाई क्या फॉर्मूला कभी नाम सुना है? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो वो S Yes, sir. अब हाइट वाला केस है तो ऐसी तो हाइट बन जाएगा. यू तुमको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तुमको दे रखा है 6 सेकंड, और जी तुम्हें पता है, तो नहीं निकलेगा कितना आ रहा है हाइट. S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ. मतलब एक तरह से देखा जाए तो हाइट इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ जीटी स्क्वायर. जी को -10 ले सकते हो 9.8. निकालना जरा इसकी वैल्यू. नहीं आया किसी का भी आंसर. भाई कैलकुलेट कर लोगे. Yes, sir. S इज इक्वल टू यूटी प्लस सब कुछ तो मैंने दे रखा है. Square. क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? कैलकुलेशन नहीं होता है क्या तुम लोगों से? 58 point. बिल्कुल सही बोल रहे हो. सर पर ये फिर राउंड ऑफ होगा ना, फिर ये मुझे 59 पे तो लिख सकते हैं. टोटल एनर्जी पेंडुलम की कांस्टेंट रहती है या अलग अलग रहती है? टोटल वैल्यू काइनेटिक और पोटेंशियल. कांस्टेंट. तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करता हूँ तो पोटेंशियल ज्यादा होता है या काइनेटिक एक्सट्रीम पोजीशन पे? सर पोटेंशियल. काइनेटिक तो जीरो हो जाता है सर. और मीन पोजीशन पे ये सर एक्सट्रीम ऑपोजिट. पोजीशन काइनेटिक. तो इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक बनाऊंगा तो ये काइनेटिक वाला ग्राफ हो सकता है ऐसे, और ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? ये वाला पोटेंशियल का हो जाएगा. राइट, हाइट में पोटेंशियल होता है, तो ये पोटेंशियल है और ये एक्सट्रीम है. सॉरी 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 सॉरी, potential energy, kinetic energy, it is at extreme position, it is at mean position. ओके, ये वाला mean position पे है, ये kinetic energy का है. Any doubt in this everybody? No. स्नेहा तुम्हें कोई डाउट है मेरे से? नो सर. तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम्स की? प्रैक्टिस कर रही हो न्यूमेरिकल्स? यस सर. कभी कभी मैंने डेरिवेशंस करवाई थी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी और ये जो मेरे पास दूसरी वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या मेन डिफरेंस आता है? सर एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होती है टू सर एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है सर उसकी वैल्यू. और सर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है द मिनिमम वेलोसिटी टू मेंटेन सर मूवमेंट को ऑर्बिट में मेंटेन रखना. ज्यादा कौन सी आती है, ऑर्बिटल एस्केप? सर ज्यादा जो आती है सर वो
सर √2 टाइम्स होता है सर, एक मिनट Escape. याद करना पड़ेगा सर वो। स्केप ज्यादा होगी ना भाई, स्केप के लिए तो तुम पूरा वहां से भेज रहे हो फील्ड से, हाँ और हाँ सर। ऑर्बिटल फील्ड के अंदर करती है तो फील्ड के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी ना, हाँ क्योंकि सर, ज्यादा दूर। √2 टाइम्स ज्यादा होती है। ओके। अब ये कैपिलरी एक्शन जो होता है, ये कैपिलरी एक्शन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हम हाइट पता कर सकते हैं कि वो कितनी हाइट तक जाएगा। वो फॉर्मूला याद है किसी को? 2 सिग्मा से स्टार्ट होता है वो फॉर्मूला, किसी ने अभी? 2 sigma cos theta by r rho g. वेरी गुड। 2 सिग्मा रो, सॉरी 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में आर रो जी, राइट? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में आर रो जी होता है ना Yes, sir. हाइट निकालने के लिए। सब लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल वेरी पॉजिटिवली। अच्छा, अर्थ से ऊपर जाए या अर्थ से नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? Decrease. Decrease. अच्छा, तो हाइट पे जाने से ज्यादा डिक्रीज करता है या नीचे आने पे? Height पे जाने से. हाइट पे जब जाते हैं तो मेरे पास वो डिक्रीज करता है, नीचे आते हैं तब भी डिक्रीज करता है। ऊपर जब जाते हैं तो वो G1 माइनस का 2h/r हो जाता है, और जब नीचे आते हैं तो वो G1 T minus बाय आर 3 होता है आता है. सिर्फ, ठीक है। साहिल ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से अभी अभी, जस्ट मैं देख पा रहा हूँ, एक सेकंड जस्ट। तो साहिल ने, प्यारे प्यारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड। साहिल ने पूछा, इफ अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exert force F1 on the small piston, then it is going to the second piston of radius इतना। If the car of lifted to be 1350 kg, calculate F1 and also find out the pressure necessary to complete the task. Okay. So guys, actually यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन भेजा है। देखो, सब लोगों ने पैस्कल्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। हाँ सर। क्वेश्चन यही है कि एक कार इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exert a force F1 on the small piston having a radius 5 centimeter. The pressure transmitted to the second piston of a radius 12 centimeter. Calculate the F1. Okay. अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, पैस्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? दोनों साइड जितना यहाँ पे छोटा से में लगाओगे उतना ही वो बड़ा बन जाएगा वहां पे। तो हाँ सर। वैसे ओवरऑल उसी एरिया के लिए तो कांस्टेंट रहता है। यस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? F1A1 इज इक्वल टू F2A2। F2A2। मतलब अगर फोर्स बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्यों? यही तो पैस्कल्स लॉ की निशानी है, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे फोर्स भी उसी लेवल पे बढ़ेगा और ओवरऑल कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? F1 अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर। तो ये F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? निकाल लोगे सारे बच्चे, सारी चीजें दे रखी है, राइट साहिल? यस सर। यस। तो बाकी सारी चीजें तुम्हें दे रखी है, तुम्हें F1 दे रखा है, तुम्हें रेडियस दे रखा है, तो बाकी सारी चीजें तुम निकाल लोगे, इजंट इट? यस सर। ठीक। स्नेहा कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। तो सब लोग देखा जाए तो मैंने इम्पोर्टेंट लेने की कोशिश करी है। बाकी कोई मुझे बता सकता है ये स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में मेन डिफरेंस? सर प्रोग्रेसिव में तो सर कंटिन्यूअसली मतलब प्रोग्रेस होती रहेगी, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, स्टेशनरी में रुकी रहेगी। हम्म, फिर से बोलना। सर स्टेशनरी में मतलब वेव उतनी ना तो ऊपर जा रही है ना ज्यादा ना नीचे, और सर प्रोग्रेसिव में तो आगे बढ़ रही है। स्टेशनरी वेव में एक इधर से आ रही है और एक इधर से आती है, तो वो ओवरऑल यहीं पर ही रहती है इसी रीजन में, कंफाइंड रीजन में। हाँ सर। लेकिन प्रोग्रेसिव में दो वेव मिलके आगे आपस में मिल जाती हैं और वो आगे चल रही होती है, राइट? बिल्कुल सर। बीड्स क्या होते हैं आस्था? सर बीट्स की फ्रीक्वेंसी को तो हम मतलब μ1 माइनस μ2 करते हैं ना। क्या है वो μ1 माइनस μ2? सर बीट्स फ्रीक्वेंसी।
जब भी दो वेव मिलती हैं और उनके बीच में स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है, सर तो वो फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलके सर हमें सुनाई देती हैं तो सर। एक अलग से आवाज आती है, हाँ, इस टाइप से दिखाया था वीडियो के अंदर। यस तो सर, उसी को बीट्स बोलते हैं और उसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूर देखना सारे बच्चे रिकॉर्डिंग, वरना फंस जाओगे। ठीक ओके, है। यस सर। अच्छा जरा बताना एक बार, जब भी बस मुड़ती है तो हम शीशे से टकरा जाते हैं, ऐसा क्यों? सर इनर्शिया। क्या है ये इनर्शिया? सर जो हमारी बॉडी टेंड कर रही होती है सर उसी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए वो वहीं रह जाती है, बस मुड़ जाती है और सर हम शीशे से टकरा जाते हैं। ओके, सबने बैंकिंग रोड की डेरिवेशन कर ली है? आज रात को मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजूंगा, वैसे तो वो मोस्टली चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ हेल्प हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लोगों को करके जाना है किसी भी हाल के अंदर, ठीक है सर, चाहे वो थैंक न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल, चाहे वो डेरिवेटिव हो। यू सर। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सी आज थोड़ी ज्यादा डाउन है, तो बायो की बाकी क्लास है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।